वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बीते दिनों यानी गुरुवार को समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को सौंप दी है। जेसीपी अध्यक्ष पाल ने रिपोर्ट सौंपने के एक दिन पहले यानी बुधवार को इस 655 पेज वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। अब वक्फ बोर्ड की मीटिंग तो ऐसा हुई जैसे पहले से सारे फैसले लिखे हुए थे। 44 संशोधन सत्ता के सब लिए जा रहे हैं और विपक्ष का एक सुझाव नहीं मांगा जा रहा, यानी कि पहले से तय था क्या होना है, ऐसा कभी नहीं। जबकि भाजपा के सदस्यों ने रिपोर्ट के माध्यम से इस बात पर जोर दिया था कि जो पिछले साल अगस्त में इस रिपोर्ट को पेश किया गया था और विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता व जवाबदेही को लाने का प्रयास करेगा। बताते चले कि समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई है, जबकि विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट दे दिए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीजों को मलबूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नजरअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे जो है वो एक मजहब में दखलंदाजी का एक रास्ता खुल रहा है जो बहुत दुखदेह है और हानिकारक होगा आगे चल करके। उसकी वजह यह है कि हम तो पेरिटी चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लिए एक ऐसा कानून हो कि जिसमें जो है सबकी विशेषताएं जो हैं, उनकी सबकी अलग अलग जो खसूसियात हैं, आइडेंटिफिकेशन है, वो बाकी हों। लेकिन इसमें पेरिटी नहीं है, बल्कि इसमें एक इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। इसमें मुस्लिम्स के साथ में, मुस्लिम ला के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिलसिला कब बंद होगा? समाजवादी पार्टी इसके लिए आवाज उठाती रहेगी। यकीनन रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को सौंप दी गई है, मगर इस रिपोर्ट को विपक्षी सदस्यों ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की तमाम सिफारिशों को संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने खारिज कर दिया था, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों की 14 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। मतलब उनकी सारी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी और विपक्ष की एक भी सिफारिश को स्वीकार न करते हुए तमाम सारी सिफारिशों को खारिज कर दिया गया था। ऐसा होने से आशंका यही जताई गई कि आखिर वही हुआ जिसकी आशंका विपक्षी दलों को थी। हालांकि अब दबी जुबान में ये बातें होने लगी है कि समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदंबिका पाल ने उन्हीं सिफारिशों को अपनाया है जिन्हें सरकार चाहती थी। काबिले गौर हो कि इस रिपोर्ट के बनने से लेकर बैठकों तक में जो विवाद की स्थितियां निर्मित हुई थी वो बड़ी ही डरावनी थी। बीच में तो ये खबर भी सामने आई थी कि जेसीपी अध्यक्ष पाल ने पिछले सप्ताह 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित भी कर दिया था। इसके बाद जगदंबिका पर वक्फ समिति को तानाशाही तरीके से चलाने के आरोप भी लगे थे। हालांकि वक्फ समिति को तानाशाही तरीके से चलाने के आरोप लगने पर जगदंबिका ने सफाई देते हुए कहा था कि मैंने तो खंड दर खंड विचार विमर्श के लिए एक बैठकें बुलाई थी, कई बार बैठकें बुलाई। इस बैठक में विपक्ष के द्वारा जो पेश किए गए सभी संशोधनों में से प्रत्येक 44 को मैंने उनके नाम के साथ पढ़ा था और मैंने सबसे पूछा था कि क्या वे अपने संशोधन पेश कर रहे हैं। इसके बाद ही सबने अपने संशोधनों को पेश किया था। अब इससे अधिक लोकतांत्रिक तरीका और क्या हो सकता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संशोधन पेश किए गए और उनके खिलाफ 16 सदस्यों ने मतदान किया और उनके पक्ष में केवल 10 ने, तो क्या 10 सदस्यों के समर्थन वाले
संशोधनों को स्वीकार किया जा सकता है, चाहे संसद हो या जेपीसी। यह कतई स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है। हालांकि पाल अपनी सफाई में दलीलें कुछ भी दे, पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि विपक्षी सदस्यों ने संशोधन विधेयक में सुधार के लिए 44 सुझाव दिए थे, मगर उनमें से एक को भी विचार करने लायक क्यों नहीं समझा गया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने तो इसे एक हास्यास्पद अभ्यास बताते हुए कहा था कि हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। पाल ने पूरी तरह से तानाशाही से भरा लहजा अपना लिया था। इसके साथ ही बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने वह सब कुछ किया जो पहले से तय था। बैठक में हमें कुछ भी बोलने नहीं दिया गया, किसी भी नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हम खंड दर खंड संशोधनों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हमें बोलने तक नहीं दिया। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संशोधन पेश किया और फिर हमारी बातें सुने बिना ही उन्हें घोषित कर दिया गया। यह लोकतंत्र के लिए बुरा दिन था, पर जगदंबिका पाल ने तो इस बात को सरासर नकारते हुए कहा कि विपक्ष के सभी सुझावों पर खुलकर विचार विमर्श किया गया था। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो बड़ी उलझन है, कहने वाले ही जाने। बहरहाल अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं और जो भी विचार विमर्श हुए हैं, उन सब का हासिल ये निकला है कि एक तरह से वक्फ संशोधन विधेयक मंजूरी के लिए सदन में सौंप दिया गया है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में दे दिया गया है। काबिले गौर हो कि मानसून सत्र में जब यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तब बिना किसी बहस के इसे संसदीय संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया था। अब इसे बजट सत्र में संशोधन के साथ पेश किया जाना है, मगर जिस तरह से संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर विचार की प्रक्रिया को अपनाया है, उसे देखते हुए तो यह कह सकते हैं कि संसद में इसकी मंजूरी के वक्त निश्चय ही हंगामा खड़ा होना है। सरकार किसी विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है कि जब भी किसी विधेयक को लेकर आपत्ति उठे या विवाद गहरा जाए, तो उस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया जाता है। जब समिति का गठन किया जाता है, तब उसमें सभी दलों के सदस्य अनुपातिक आधार पर शामिल किए जाते हैं। माना जाता है कि उसमें परस्पर सहमति से उन सभी बिंदुओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा जिन्हें लेकर आपत्ति उठाई जा रही है, मगर वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में पहले दिन से ही हंगामा मचा हुआ है। यहां तक कि एक बार तो हाथापाई की शिकायत भी सामने आई थी। हर बैठक में विपक्षी सदस्य यह आरोप लगाते हुए बाहर निकलते थे कि उनकी एक भी बात नहीं सुनी जा रही। प्रोसीडिंग्स अब तक चले, उसके बहुत सारे जो डिस्कशन उसमें हुआ था, बहुत सारे सजेशंस जो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जो आए थे, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपनी मनमर्जी की है, अपने हिसाब से इस रिपोर्ट बनवाई है, अपने हिसाब से छोटे मोटे लिपापति करके कुछ अमेंडमेंट्स की है। हम चाहते थे कि बराबरी का सबको हो, देश में जितने समुदाय हैं सबके जो पूजा स्थल हैं, जो धर्मस्थल हैं, जो सबके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सबके लिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक पैरिटी हो। लेकिन यहाँ पे देखा गया पहली बार कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज को जो राइट्स दिया गया था उसके खिलाफ में ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। हम क्लियरली कांग्रेस की तरफ से ये क्लियरली कहते हैं और हम चाहते भी थे कि हिंदुस्तान में जितने समुदाय हैं उनके तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक तरह के रूल हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये सिंगल आउट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को, खासकर मुसलमानों को सिंगल आउट करने के लिए और खासकर उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। अध्यक्ष वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है, इसलिए पहले दिन से ही आशंका जताई जा रही थी कि विधेयक का निष्पक्ष और सर्वमान्य स्वरूप बन नहीं पाएगा, और हुआ भी शायद यही है। हमने डिसेंट नोट इसलिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप
वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे हो और वहां से नॉमिनेट करेंगे। कौन करेगा? केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के बारे में कानून बदल सकती है, नियम बदल सकती है, वो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता आपको। तो फिर क्या हो गया? अब मुझे तो डर है हमारे हिंदुओं का। हिंदू एंडोमेंट जो एक्ट है, उस कानून में प्रावधान है, हिंदुओं के मंदिर में जितने भी कानून है उस कानून में लिखा हुआ है बगैर हिंदू उसके ऊपर कोई भी ट्रस्टी या चेयरमैन नहीं रहेगा। तो वही प्रावधान यहाँ उल्टा क्यों किया आपने कि मुसलमान के उस वक्फ बोर्ड पे 2 गैर मुस्लिम हो जाएंगे? इसका मतलब क्या है? कल को आप हमारे हिंदुओं के मंदिर में भी कहेंगे, अगर आप संविधान को मानते हो, पैरिटी रखने की बात आएगी, सभी को समान कानून लाने की बात करते हो ना, यूसीसी की बात करते हो ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? कल को वो कहेंगे हमारे हिंदू मंदिर में भी गैर हिंदू अगर कोई जाए, हम हिंदू उसको मानेंगे नहीं, फिर उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों? कब तक आप लोग को तो दूसरी बात, कलेक्टर को आपने निकाल के हायर डिसीजन करके जहां नहीं चाहिए वहां कलेक्टर बराबर रखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसीलिए हमने इनको खिलाफ है कि बिल के खिलाफ जो बात है ना, कि जो संविधान ने हमारे धारा 26 हो, धारा 25 हो, धारा 36 हो, जो हमारे हक बनाए हुए हैं, उस हक को ही आप अगर उसके ऊपर न्यू पे आप अगर हाथ लगा रहे हो, तो इसका मतलब संविधान खतरे में हम कहते हो तो नैरेटिव कहते हो ना सर। कितने तो इसीलिए हमने इसे डिसेंट नोट दिए और वो आज हमने माननीय चेयरमैन साहब को दे दी। अब जब विपक्षी सदस्यों के सुझावों को दरकिनार कर केवल सत्ता पक्ष के सुझावों के साथ विधेयक को सरकार के हवाले कर दिया गया है, तब यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि आखिर इस संयुक्त संसदीय समिति के गठित करने के मायने ही क्या रह गए? क्या केवल यह दिखावे के लिए गठित की गई थी ताकि इस पर विपक्ष को कोई एतराज जताने का मौका न मिल सके? अगर ऐसा था तो सरकार बेशक इसे बहुमत के आधार पर संसद में मंजूर करा सकती थी, पर इसे किसी भी हाल में निष्पक्ष नहीं माना जाता। वक्फ कानून को लेकर विवाद पहले से उठ रहा है, यहां तक कि कुछ मुस्लिम संगठन भी इसमें सुधार की मांग उठाते रहे हैं, मगर सरकार ने उसमें संशोधन कर जो नियम जोड़े हैं वे मुस्लिम संगठनों को भी स्वीकार नहीं है। इसमें सबसे विवादित मुद्दा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का है। उसके लिए प्रस्तावित कानून में सरकार को सर्वेक्षण कराने का अधिकार दिया गया है। इससे मुस्लिम समुदाय को डर है कि दान के रूप में दी गई संपत्ति को सरकार हड़प सकती है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, मगर एक बात तो सच है कि किसी भी कानून का न्यायपूर्ण होना पहली शर्त होती है, जो यहाँ कतई नहीं दिखाई देता है। धन्यवाद।